सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन। हम आप एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान और अच्छा टॉपिक है। और है चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या रहता है, कैसे करते हैं, सब देखेंगे हम। तो जैसे हमने पहले कैश बुक समझी थी, अब हमने कैश बुक क्या देखा था। कैश बुक क्या रहता है, कैश बुक हम बनाते हैं। क्या रहता है कैश बुक में, कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है और डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या रहता है, जैसे इसमें हम कैश के बैलेंस की भी रिकॉर्डिंग करते हैं और बैंक अकाउंट की भी रिकॉर्डिंग इसमें ही करते हैं। मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ उसका। देखो ये कैश अकाउंट है, उसमें बैंक कॉलम हो गया, फिर ये कैश कॉलम हो गया और ये बैंक कॉलम हो गया। इधर लिखेंगे हम डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ओके। तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक में हम कैश कॉलम बनाते थे और बैंक कॉलम बनाते। कैश कॉलम में कौन सी एंट्रीज आती थी, डेबिट साइड में। कैश कॉलम में डेबिट साइड में कौन सी एंट्रीज आती थी, यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सी एंट्रीज आती थी। और कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्रीज आती थी। कैश कॉलम में सपोज कैश आपकी बढ़ रही है, तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट को कभी भी डेबिट कब करते थे, जब कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इसे डेबिट करते थे। और सपोज मैंने राम को पेमेंट किया तो मेरी कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो मैं क्या बोलता था, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मतलब कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कब कर रहे हैं, जब कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ, हम बैंक कॉलम में क्या लिख रहे थे। बैंक कॉलम में हम बैंक के ट्रांजेक्शन लिख रहे थे। क्या, बैंक के कौन से ट्रांजेक्शन। शाम से आपको पैसे आने थे, शाम ने आपको एक चेक दिया, आप वो चेक क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते थे, इंक्रीज वाला बैंक का यहाँ पे लिखते। सिमिलरली जो ऐसे कैश का करते थे। और सपोज आपने किसी को पेमेंट किया थ्रू बैंक, ओके, थ्रू चेक या ऑनलाइन पेमेंट किया, कुछ भी किया आपने पेमेंट, तो क्या करते थे आप, बैंक का बैलेंस को कम करते, मतलब क्रेडिट करते थे अब बैंक को। तो हम इधर के साइड क्या लिखते थे, डिक्रीज, जो भी बैलेंस हुआ बैंक का वो हम क्रेडिट करते थे। इतना आपको याद आ गया, क्लियर है आपको। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बैंक की ओर से भी दिखाना चाहता हूँ। बच्चों, कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक बनाता हूँ बाय मेरी बुक्स में, मतलब कस्टमर कैश बुक बनाता है, खुद की कैश बुक है ना। सपोज मेरी कैश बुक है, मैं खुद मेरी कैश बुक बनाऊंगा, उसमें कैश कॉलम रहेगा, बैंक कॉलम रहेगा। ठीक है। अब बैंक पासबुक, आपने पासबुक का नाम सुना है, पासबुक। हाँ सर सुना है, बैंक से पासबुक रहती है। तो बैंक पासबुक कैसी बनती है आपको वो भी दिखाता हूँ। बैंक क्या करता है पासबुक में, अब मुझे बोलो आप एक बार, बैंक कैसी कस्टमर का अकाउंट बनाता है। सपोज ये पासबुक है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक वाला क्या करेगा, मेरा लेजर या मेरा स्टेटमेंट उसके पास होगा, पासबुक होंगी मेरे, मैं क्या क्या बैंक में ट्रांजेक्शन करता हूँ उसका रिकॉर्डिंग किसके पास, एचडीएफसी बैंक के पास रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक मेरा अकाउंट बनाएगा। सपोज ये मेरा नाम लिख दिया, कृष्णा अकाउंट, एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में। तो इसमें क्या करेंगे एचडीएफसी बैंक, सपोज मुझे आप इतना बताओ, एचडीएफसी बैंक में मैं पैसे जमा किया या मेरे कोई किसी ने मुझे पैसे दिए, मैंने एचडीएफसी बैंक में जमा किया। अब मुझे बोलो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा उसका ट्रीटमेंट। जैसे हमने क्या किया था, आपको पैसे मिले, मतलब आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, तो आपने क्या किया था, कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया था। और आपने पेमेंट किया तो आप क्या कर रहे थे, आपका बैलेंस कम हो रहा, आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था। पर पासबुक में एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, आप मुझे थोड़ा समझ के आप बताइए कि एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, ओके, एज अ कस्टमर मैंने एचडीएफसी बैंक में पैसे जमा किया, ओके। तो एच डी एफ सी बैंक अकाउंट क्या करेगा, मेरे पैसे का डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, आप सोच के बोलो।
HDFC बैंक अकाउंट मेरे जो मैंने पैसे दिया उसे क्रेडिट करेगा। क्रेडिट क्यों? मुझे बताओ किसके बुक्स में बना रहे हो? बैंक के बुक्स में। ओके, बैंक के लिए मैं पैसे बैंक में जमा कर रहा हूं, बैंक के लिए क्या हो गई वो? लाइबिलिटी हो गई क्या नहीं? बैंक को वो क्या करना है? पैसे बैंक के है क्या? नहीं, कस्टमर के है। कस्टमर को जब बोला जब देना पड़ेगा, तो बैंक के लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी है। तो HDFC बैंक क्या करेगा? पैसे इंक्रीज हुए अकाउंट में तो क्या करेगा वो? क्रेडिट करेगा। इंक्रीज हुए तो क्या करेगा? बैंक में क्रेडिट करेगा। समझा? इसलिए आप कभी भी मैसेज भी सुनते होंगे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ। ध्यान में आ गया? आप बोले कि अकाउंट में क्रेडिट हुआ क्या, और सपोज आपको बैंक के कुछ चार्जेस लग गए, या है ना आपने आपको किसको किसी और को पेमेंट करना, आप क्या बोलते थे? अरे बैंक में डेबिट हुआ क्या देख ले। बैंक में डेबिट हुआ, बिना काम के मुझे डेबिट करा उसने, चार्जेस डेबिट किया। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बैलेंस कम होता है बैंक के हिसाब से, ओके, तो क्या करते हैं? वो डेबिट करते हैं। इतना आपको पहले क्लियर है क्यों क्रेडिट में इंक्रीज होता है बैंक में उल्टा सिस्टम क्यों चलता है? क्योंकि बैंक के लिए वो बैंक के पैसे क्या नहीं, बैंक के लिए तो क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई कस्टमर को पैसे देने की। तो इधर किधर रिकॉर्ड किया हमने? क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड किया कि इंक्रीज हो रहा है पैसे बैंक में। सपोज मैंने पार्टी का चेक बैंक में डाला, मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में मैंने चेक डाला, तो बैंक का बैलेंस मेरा क्या होगा? पासबुक का इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज करने के लिए किधर कर रहा है बैंक? बैंक उसे क्रेडिट कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। और मेरे पासबुक का या मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक उसे क्या कर रहा है? डिक्रीज, डेबिट कर रहा है। कैश बुक और पासबुक में क्या था? कैश बुक तो कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बनाता है बैंक। क्लियर है इतना आपको? कैश बुक में कैश या बैंक का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश बुक में कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पासबुक में क्या करते हैं? पासबुक में सपोज पासबुक में कौन? बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है पासबुक में? सपोज इंक्रीज हो रहा है कस्टमर का बैलेंस तो क्या करता है? वो क्रेडिट करता है। और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करता है? डेबिट करता है। क्लियर है आपको? ओके। अब हम क्या करने वाले, अभी ये चैप्टर का मतलब क्या है ये तो आपको मैंने एक पहले शुरुआत की बात बताई। अब आपको मैं आप पूछोगे सर ये चैप्टर में करना क्या है? नाम देखो आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों आप समझो, कैश बुक कौन बना रहा है? कस्टमर बना रहा है। कस्टमर, अब इसका बोलो मुझे, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, कौन सा? बैंक कॉलम, ये कौन बना रहा है? ये जो बैंक कॉलम है, तो ये बैंक कॉलम का सपोज क्लोजिंग बैलेंस, हम कैश बुक को क्लोज कर रहे हैं ईयर एंड पे या मंथली हम क्लोज करते हैं, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। सपोज मेरे क्लोजिंग बैलेंस लिखा बैंक कॉलम में 1 लाख रुपीज। कितना लिखा मैंने? 1 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस लिखा बैंक कॉलम में। अब मुझे बताओ पासबुक में, ये पासबुक में बैंक के जो अकाउंट है, बैंक में अपना जो अकाउंट है, इधर भी कितना बैलेंस दिखना चाहिए? आप मुझे बताओ, इधर बैलेंस कितना दिखना चाहिए? इधर भी क्या बोलोगे आप? सर इधर भी बैंक भी बोलना चाहिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बोलना चाहिए? 1 लाख रुपीज ही बोलना चाहिए। आपको इतना पहले क्लियर है क्या? समझो, मुझे बोलो, ये हमने जो कैरिड डाउन क्लोज किया बैंक का कॉलम, तो इधर आता है सपोज 1 लाख रुपीज आ रहा है, मतलब मेरा क्या बोलता हूँ, आज पूछते नहीं क्या आप कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आप सपोज आपके बैंक ने बोला आपको क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 90,000 ही। क्लोजिंग बैलेंस बैंक ने बोला आपके खाते में सिर्फ 90,000 रुपीज है, तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं भाई, मेरे मेरे पास जो मैं जो मेरी अकाउंटिंग करता हूँ उसमें तो 1 लाख रुपए दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस, और तुम बोल रहे हो कि आपके पास सिर्फ 90,000 है। आप क्या बोलोगे? कुछ तो गड़बड़ है। हम हमारी बुक्स में क्या कर रहे हैं? बैंक की एंट्रीज कर रहे हैं।
कि बैंक में आप पैसे जमा किए या बैंक से पेमेंट किया, जो भी आप कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपके हिसाब से बैंक में कितने क्लोजिंग 1 लाख, और बैंक वाला क्या बोल रहा है आपको, क्लोजिंग बैलेंस 90,000। अब आप सोचने लग गए डिफरेंस किधर है। तो आपको समझना है कि ये दोनों टैली होना चाहिए। कैश बुक के हिसाब से, क्या बोल रहा हूं मैं, कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस और पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस दोनों टैली होना चाहिए। कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है, सपोज ये क्लोजिंग है 1 लाख, तो पासबुक में कितना दिखना चाहिए, 1 लाख ही दिखना चाहिए। समझा? और सपोज डिफरेंस है, ये 1 लाख है और इधर 90,000 है, तो क्या चीज का डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, 10,000 रुपीज का जो डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। क्या बना के, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रहता है BRS, बैंक। तो पहले आपको इसका मीनिंग समझा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। आपको ये एग्जाम्पल भी आपको ऐसा लिखना है, तो आप गो थ्रू करके ऐसा एक रफ डायग्राम बना लो। ओके, अभी हम इसका कुछ थ्योरी लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, BRS का मीनिंग क्या रहता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या रहता है। तो आप लिखो BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड bank reconciliation statement is prepared to reconcile। तो क्या लिख रहे हैं हम, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू reconcile the difference between the difference between to reconcile the difference between तो BRS is prepared to reconcile the difference between bank column of cash book, bank column of cash book, and 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 पासबुक। मतलब क्या हुआ, BRS क्यों बनाते हैं, BRS बनाते हैं रिकंसाइल करने के लिए, डिफरेंस ढूंढने के लिए। क्या चीज का डिफरेंस ढूंढने के लिए, हमारे जो हमारे कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है, हमारे कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसे पासबुक से कंपेयर करने के लिए। पासबुक का कौन सा, बैंक का अकाउंट रहता है, पासबुक मतलब बैंक देता है हमें, बैंक का स्टेटमेंट के हिसाब से हम दोनों को डिफरेंस जो भी है, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस टैली होना, तो ये डिफरेंस को हम रिकंसाइल करते हैं, क्यों डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, तो ये ढूंढते हैं। क्लियर है आपको इतना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताओ मुझे, BRS कौन बनाता है, BRS कौन बनाता है, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, कस्टमर BRS को बनाता है। सपोज मेरा बैंक का अकाउंट है, तो कौन बनाएगा BRS, मैं बनाऊंगा, बैंक बनाएगा क्या, नहीं, मैं बनाऊंगा। समझा? ओके, अब हमने बात तो कर ली है कि BRS क्यों बनाते हैं, डिफरेंस ढूंढने के लिए, कि हमारे पास जो बैंक का बैलेंस है और बैंक के पास जो बैलेंस है उसको सही है क्या नहीं, वो उसका डिफरेंस ढूंढने के लिए BRS बनाते हैं। अब मुझे बोलो, ऐसा सच में हो सकता है क्या कि आपके पास 1 लाख रुपीज बैलेंस दिख रहा है और बैंक के पास 90,000 रुपीज दिख रहा है, या ऐसा भी हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपीज दिखता है और बैंक के पास 1 लाख 10,000 रुपीज दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? आप बोलते हो सर क्यों होगा, हो सकता है। तो मैं पूछता हूँ क्यों हो सकता है, क्यों डिफरेंस आ सकते हैं, आप ये बताओ। आप सोचोगे सर सोचता हूँ, तो आप बताओ मुझे डिफरेंस क्यों रहेंगे। तो अभी आपको मैं डिफरेंस क्यों रहते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखाता हूं कि क्यों डिफरेंस रहेंगे दोनों में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो आप ऐसा पहले, डिफरेंस डिफरेंस
in the books, difference in the books arise ड्यू टू ड्यू टू क्यों डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। आपको पहले लिखाता हूं फिर समझाऊंगा। टाइमिंग डिफरेंस, तो यहां पे लिखो देयर इज ऑलवेज टाइम गैप बिटवीन recording a transaction there is always a time gap between recording a transaction in the books of accounts books of and it being recorded in and it being recorded by the bank क्या है इसका मतलब? समझाता हूं, आप समझो। देयर इज ऑलवेज टाइम गैप। क्या हो रहा है इसमें? टाइमिंग डिफरेंस में टाइम गैप। क्या चीज का टाइम गैप? कि ट्रांजेक्शन्स को जब रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? उसकी एंट्रीज पास करके। तो आप मुझे बताओ, बुक्स अकाउंट मतलब कौन सा? कस्टमर के बुक्स में, मतलब मेरे बुक्स में, और बैंक के बुक्स में टाइम डिफरेंस रहेगा। बैंक कब एंट्री पास करेगा और मैं कब पास करूंगा एंट्री, उसमें क्या होगा? डिफरेंस रहेगा। क्यों डिफरेंस रहेगा आप समझो। जैसे अब मुझे बोलो, तो अब इसमें डिफरेंस क्यों रहेगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मुझे बताओ, सपोज आपको कस्टमर से एक चेक मिला। राम ने आपको एक चेक दिया। राम गिव अ चेक of rupees 10,000। ठीक है, राम गेव अ चेक ऑफ रुपीज 10,000। राम गेव अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू यू। मतलब आपको, सपोज आप आपके हिसाब से सोचो, आपको एक 10,000 रुपए का चेक दिया। आप क्या करोगे इसकी? आप आपकी बुक्स में क्या करोगे आप मुझे बताओ। इसमें ये आपकी बुक्स है, ये आपका इधर नाम लिख लो आप जो भी हो। ये सपोज ये मेरी बुक्स है, तो ये मेरा नाम लिख देता हूं मैं। ये मेरी बुक्स है, कृष्णा बुक्स। ओके। और ये क्या है? बैंक की बुक। बैंक कौन सा? सपोज ये HDFC बैंक है, इसके बुक में। अब मुझे बोलो, कृष्णा बुक्स में मैं क्या बनाऊंगा? मेरा मेरा कैश बुक बनाऊंगा। कैश बुक टू राम अकाउंट। मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को मैंने बढ़ा दिया। तो मैंने क्या किया? बैंक अकाउंट को इंक्रीज किया मेरे बुक्स में। समझा क्या? बैंक का बैलेंस मैंने क्या इंक्रीज कर दिया? मैंने बैंक का बैलेंस। समझा? अब मुझे बोलो एच डी एफ सी बैंक भी क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए मेरा बैलेंस, क्योंकि उसको पैसे मैंने चेक किधर डिपॉजिट करा? बैंक में। और फिर दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। पर क्या? अब मुझे बोलो, ये मुझे चेक मिला 31 मार्च को, 31 मार्च को मुझे ये चेक मिला। क्लियर है आपको इतना इधर तक? बैंक में मैं ये चेक डिपॉजिट करूंगा। क्या करूंगा? मैं डिपॉजिट करूंगा। मुझे बोलो, बैंक ये चेक की एंट्री, बैंक में ये चेक क्या तुरंत क्लियर होगा? 31 मार्च को क्लियर होगा क्या? इसे 3-4 दिन लगेंगे क्लियर होने, 3-4 दिन क्लियर होने लगेंगे। आप बोलोगे सर थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने चेक। आप सुनते होंगे ना, बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ है। सपोज ये चेक हुआ बैंक में क्लियर 4 अप्रैल को क्या हुआ? चेक क्लियर हुआ। तो आपको दिख रहा है अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? कि मैंने एंट्री कब पास कर दी? 31 मार्च को मुझे चेक मिला, मैंने एंट्री पास कर दी। बैंक कब पास कर रहा है एंट्री?
बैंक पास कर रहा है एंट्री 4 अप्रैल को। कब कर रहा है? 4 अप्रैल। मतलब मैंने तो रिकॉर्ड कब कर दिया? 31 मार्च को, और बैंक ने कब किया? बाद में किया, 4 अप्रैल को। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप समझो। मैं बैंक के पास 31 मार्च का स्टेटमेंट लेने गया, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती, मैं बैंक का HDFC बैंक में मेरा जो अकाउंट है, मैं 31 मार्च तक का स्टेटमेंट लिया, तो उसमें मुझे बैलेंस दिख रहा है मेरा, सपोज 1 लाख ही। उस तो 31 मार्च को जब मैं बुक्स क्लोज कर रहा था, जब स्टेटमेंट लेने गया, तो बैंक क्या बोल रहा था? मेरा बैलेंस है 1 लाख रुपीज। और मेरे बुक्स में बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा था? मेरे पास दिख रहा था 1,10,000 रुपए। कितना दिख रहा था मेरे पास? अब इसमें आप फर्क समझ रहे हो। मेरे पास कितना दिख रहा है? 1,10,000। इधर कितना दिख रहा है? 1 लाख। सेम डेट को क्यों फर्क आ रहा है? आप बोलो मुझे। सर प्रॉब्लम क्या हो गया था? आपने तो पहले रिकॉर्डिंग कर दी थी। क्या कर दी थी आपने? बुक्स में एंट्री पहले पास कर दी थी 31 मार्च को, पर बैंक के पास वो जब क्लियर नहीं हुआ था चेक। बैंक के पास कब क्लियर हुआ? 4 अप्रैल। मतलब आपने जल्दी रिकॉर्डिंग कर दी, बैंक ने बाद में की। तो ये क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस हुआ कि नहीं? मैंने पहले रिकॉर्ड किया, बैंक ने बाद में रिकॉर्ड किया, ये क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। समझा? तो इससे क्या हो गया? डिफरेंस हुआ क्या नहीं बैलेंस में? हाँ हुआ सर। अब ये हमने फर्स्ट डिफरेंस समझा, फिर आप भी सेकंड लिखो, ट्रांजेक्शंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? ट्रांजेक्शंस recorded by the bank, transactions recorded by the bank। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब इसमें हम पहले एक लाइन लिख लो, फिर बताता हूं। समटाइम्स transactions are recorded by the bank which becomes known to the account holder, to the account holder on receiving bank statement, on receiving bank statement, bank on receiving bank statement। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं, बैंक हमें चार्ज कर देता है, हमें कब पता चलता है? हमें बाद में पता चलता है। जैसे आप मुझे बताओ, बैंक चार्जेस चार्ज करता है बैंक, बैंक चार्जेस। अब ये बैंक चार्जेस जो बैंक लगाता है हमें, हमें कब पता चलता है? जब हम बैंक का स्टेटमेंट लाते, जब हमें पता है कि बैंक ने इतना चार्जेस लगाए, फिर हम यही एंट्री हम क्या करते हैं? हमारे बुक्स में भी एंट्री पास करते हैं, बैंक चार्जेस को हम डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। समझा? तो बैंक चार्जेस जैसा हो गया। फिर और क्या हो गया? जैसे सेविंग बैंक पे बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट की भी एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री ऑटोमेटिकली क्वार्टरली वाइज, ओके। जैसे अप्रैल मई जून के बाद जून 30 जून को डायरेक्टली बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। पर आपको ये कब एंट्री पास, आपको एंट्री कब आप खुद से पास करते हो क्या? नहीं, एंट्री आपको जब बैंक स्टेटमेंट देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि बैंक ने इंटरेस्ट हमें क्रेडिट किया है, तो आप उसके हिसाब से आप आपकी एंट्री पास करोगे। तो समझ रहे हो आपको कि डिफरेंस किधर किधर आ रहा है? कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बैंक ही है ना पास कर देते, और कस्टमर अकाउंट होल्डर बाद में पास करता है। कब मालूमात होती है उसे? कि जब वो बैंक स्टेटमेंट लाता है, पासबुक देखता है, जब उसे पता चलता है कि ये एंट्रीज मैंने पास नहीं की, तो ये पास करता है। क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन्स क्या हो गए? बैंक में पहले पास हो जाते हैं, बैंक डेबिट कर देती हमें या क्रेडिट कर देती, और हमें पता नहीं रहता है, तो हम बाद में जब स्टेटमेंट से हमें टैली करना पड़ता है। तो ये भी एक कारण हो गया कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओके, तो ये चीज हो गई। और एग्जांपल कुछ बताओ आप मुझे। अब जैसे आपको एक बोलता हूं, अब मुझे बताओ, कस्टमर जिससे आपको पैसे आने थे, उसने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा कर दिया, ओके।
पर आपके इसमें आपने एंट्री पास की क्या वो चीज की? नहीं पास की, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको उसने चेक नहीं दिया, उसने ऑनलाइन डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। तो आपको पता चला कि आपको चेक मिला कि आपको नहीं मिला, तो आप तो एंट्री पास नहीं करोगे, पर बैंक क्या कर दिया उसे। तो इससे भी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसे भी रिकनसाइल करना रहता है। क्लियर है? अभी हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ डिफरेंसेस क्यों क्यों आते हैं, हम इसका सिर्फ ये समझ रहे हैं। अब कैसे रिकनसाइल करते हैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, थर्ड क्या हो गया, एरर्स। एरर्स की वजह से भी डिफरेंस आते हैं। अब एरर्स क्या रहते हैं, जैसे कुछ भी एरर हो गया, आपने आपके कैश बुक में एंट्री, आपको चेक मिला 1000 रुपीज का, आपने एंट्री पास कर दी 10,000 रुपीज की, ये क्या हो गई, एरर हो गया। और बैंक कितने से आपको क्रेडिट करेगा, आपको वो 1000 रुपीज से करेंगे। आपने गलत क्या किया, आपने 10,000 से गलत रिकॉर्ड कर दिया, समझा? तो ये क्या हो गया, एरर्स हो गए। एरर्स कहाँ से हो सकते, कस्टमर के पास भी हो सकते, बैंक के पास भी कभी कभी, बैंक के पास हमेशा नहीं, बैंक पास कभी कभी ऐसी एरर्स हो सकते। ओके, तो ये क्या हो गए थे, हमने डिफरेंस के रीजन समझे कि डिफरेंस क्यों आ सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक में और बैलेंस एज पर पासबुक में। इतना आपको क्लियर है? अब अगले क्लास में हम और डिटेल में देखेंगे इसका रिकंसाइल कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।